मैं अलीम खान फलकी आज एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्री लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। रज़ाकार क्वेश्चंस। रज़ाकार के टॉपिक पर बहुत कुछ लिखा गया, बहुत कुछ दिखाया गया, एक्सेप्ट रियलिटीज़ के। आज आपकी खिदमत में हम रियलिटीज़ पेश करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस की रोशनी में आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि रज़ाकार कितने बड़े टेररिस्ट थे, लेकिन इन सवालात की रोशनी में आपको ये भी पता चलेगा कि इनसे भी कहीं ज़्यादा बड़े टेररिस्ट, बड़े ज़्यादा रेपिस्ट, बड़े ज़्यादा ख़तरनाक और भी लोग थे, जिनको छुपाने के लिए रज़ाकारों को गद्दार के तौर पर जो पेश किया जा रहा है, दूसरे गद्दारों के साथ इनका कंपैरेटिव स्टडी नहीं की जा रही है। ऐसा क्यों है? इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले कैप्टन पांडुरंगा साहब को। क्वेश्चन नंबर 1, 17 सितंबर 1948 पुलिस एक्शन, क्या ये लिबरेशन डे ऑफ हैदराबाद था? क्या ये इंटीग्रेशन डे ऑफ हैदराबाद था? क्या ये एनेक्सेशन ऑफ हैदराबाद डे था? क्या ये डिस्ट्रक्शन ऑफ हैदराबाद था? इसके लिए अगेन आपको पंडित सुंदरलाल को पढ़ना पड़ेगा, आपको पूरे जवाब मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, निज़ाम डिनास्टी 224 ईयर्स तक रही। इसमें हिंदू और मुसलमान हमेशा भाई भाई की तरह रहे। कभी नॉर्थ इंडिया, पूरे इंडिया में जिस किस्म के फसादात, जिस किस्म के रेड्स और दंगे हो रहे थे, हिंदू मुस्लिम दंगे, हरिजन ब्राह्मण अछूत के दंगे, मुस्लिम लीग और भगवा पार्टियों के दंगे, गौरक्षा, वंदे मातरम के दंगे, हैदराबाद की हिस्ट्री में ऐसा कोई इंसिडेंट कभी किसी अखबार में रिपोर्ट नहीं हुआ। लेकिन 224 ईयर्स की हिस्ट्री में कभी हिंदू मुस्लिम एक दूसरे से अलग नहीं हुए, भाई भाई की तरह रहे। लेकिन 224 ईयर्स इतनी मोहब्बत और इतनी यूनिटी के साथ रहने के बाद सिर्फ लास्ट 11 ईयर्स में ऐसा क्या हुआ कि तेलंगाना, हैदराबाद स्टेट यानी तेलंगाना हिंदू मुस्लिमों की लाशों से भर गया? कौन थे ये आर्या समाजी और कांग्रेसी जो महाराष्ट्र से आकर या आंध्रा से आकर, कौन थे ये कम्युनिस्ट और महासभाई जिनकी नज़र तेलंगाना पे थी? इन्होंने तेलंगाना में आकर हिंदू और मुसलमानों के खून से पूरे तेलंगाना को लाल कर दिया और तेलंगाना की पूरी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा डॉक्टर चिरंजीवी कोलरी जैसे राइटर्स को, या आपको पढ़ना पड़ेगा पी सुंदरैया जैसे राइटर्स को। क्वेश्चन नंबर 3, रज़ाकार या कासिम रज़वी का पीरियड सिर्फ 2 ईयर्स तक रहा, 1947 एंड 1948 सितंबर। लेकिन उससे पहले 1940 से लेकर 1951 तक 11 ईयर्स तक हैदराबाद स्टेट यानी तेलंगाना में कांग्रेस, आर्य समाज, महासभा, कम्युनिस्ट, आंध्रा महासभा और दूसरे भगवा पार्टियां और क्या कर रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पर इतना ब्लडशेड हुआ। इसके बारे में फिल्म क्यों नहीं बनाई जाती? क्वेश्चन नंबर 4, जब नवाब मीर उस्मान अली खान की गाड़ी के ऊपर बॉम्ब फेंका गया और जब नवाब बहादुर यार जंग के भांजे, जिनको बेटों की तरह उन्होंने पाला था, उनका मर्डर कर दिया गया, तो हज़ारों लोग, हज़ारों नौजवान हाथों में तलवारें और लाठियां लेकर एक जेनोसाइड के लिए तैयार थे, जो हैदराबाद की तारीख का बदतरीन जेनोसाइड ऑफ हिंदूज हो सकता था। लेकिन बहादुर यार जंग की एक स्पीच ने पूरे ऑडियंस, पूरे मजमे को ठंडा कर दिया और बहादुर यार जंग ने सब्र की तलखीन करते हुए सिर्फ ये कहा कि असल शर पसंद, असल कॉन्स्पिरेटर्स, असल टेररिस्ट कोई और हैं जिन्होंने प्लानिंग की है। तुम उनसे बदला लेने के लिए मासूम इंसानों की जान नहीं ले सकते। नॉन वायलेंस की ये थी मिसाल। इस पर कोई फिल्म क्यों नहीं बनाई जाती? क्वेश्चन नंबर 5, हैदराबाद के फॉल के बाद 1948 सितंबर में आंध्रा कांग्रेस ने यह कहा कि अब तेलंगाना स्टेट में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ तेलुगु स्पीकिंग लोगों का होगा। तेलंगाना में बेशुमार एजुकेटेड उस्मानिया यूनिवर्सिटी से निकले हुए कई हिंदू, दलित और शूद्रा ऐसे थे जो ग्रेजुएट्स थे, तेलुगु एडमिनिस्ट्रेशन संभाल सकते थे। लेकिन पूरे आंध्रा के लोगों को लाकर एक एक डिपार्टमेंट, चाहे वो रजिस्ट्रेशन ऑफ लैंड्स का डिपार्टमेंट हो, चाहे कस्टम्स हो, चाहे एक्साइज हो, एवरी काइंड ऑफ डिपार्टमेंट वाज गिवन टू दी
आंध्रा तेलुगु स्पीकिंग पीपल। वाई? निज़ाम गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग्स थी उन लोगों को लाके अलॉट कर दिया गया, उनको पूरे तेलंगाना का मालिक बना दिया गया। केसीआर फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना तक हमेशा ये कहते थे कि आंध्रा वालों ने तेलंगाना को लूट लिया, लेकिन जैसे ही वो चीफ मिनिस्टर बने उन्होंने ये बात भूल ही गए। उन्होंने ये इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करवाई कि किस तरीके से आंध्रा वालों ने तेलंगाना को लूटा। क्वेश्चन नंबर 6, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सितंबर 1948 में वो रज़ाकार तमाम ख़त्म हो गए जिन पर इल्ज़ाम था कि ये रेपिस्ट हैं, ये मर्डरर्स हैं, ये टेररिस्ट हैं। लेकिन 48 के बाद से 1951 तक, जब तक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को मुकम्मल एनिहिलेट नहीं किया गया, जब तक तेलंगाना आर्म्ड स्ट्रगल को ख़त्म नहीं कर दिया गया, हज़ारों शूद्रा, हज़ारों दलित, इन लोगों की जानें ली गई, इनके मर्डर हुए, इनके घरों के रेप हुए, इनके घरों को लूट लिया गया। क्यों? क्योंकि ये कॉमरेड बन गए थे। जब रज़ाकार 1948 में ख़त्म हो गए थे तो फिर पी सुंदरैया साहब के मुताबिक इतने सैकड़ों दलितों के रेप कैसे हुए, कॉमरेड्स के रेप कैसे हुए, इस किताब के मुताबिक किस तरीके से आंध्रा वाले तेलंगाना के मालिक बन गए। अब क्वेश्चन ये है, अब कौन से रज़ाकारों ने आकर इन हज़ारों दलितों को ख़त्म किया, हज़ारों शूद्रों को ख़त्म किया। क्वेश्चन नंबर 7, एक तरफ हिंदुस्तान में महात्मा गांधी की लीडरशिप में नॉन वायलेंस के जरिए आज़ादी की जंग लड़ी जा रही है, लेकिन बात जब हैदराबाद स्टेट को निज़ाम से आज़ाद कराने की आती है, बात जब कम्युनिस्टों को ख़त्म करने, एनिहिलेट करने की आती है, तो यहाँ पर ऐसा वैसा नहीं, बदतरीन हिटलर से ज़्यादा बड़ा जुल्म किया जाता है। इसका क्या रीज़न है? इसी की वजह से सरदार पटेल को ये क्यों कहना पड़ा कि हैदराबाद की आज़ादी में कांग्रेस का कोई हाथ नहीं? क्यों कॉमरेड पी सुंदरैया को आर्म्ड स्ट्रगल ऑफ तेलंगाना में ये लिखना पड़ा कि कांग्रेसियों ने जितने रेप किए हैं कॉमरेड्स के घरों पे, उतने तो कभी रज़ाकार ने भी नहीं किए? इस पर कोई फिल्म क्यों नहीं बनाई जाती? क्वेश्चन नंबर 8, रज़ाकार ऑफेंडर्स थे या डिफेंडर्स? रज़ाकार रिटालिएट कर रहे थे या अटैक कर रहे थे? क्वेश्चन नंबर 9, हैदराबाद का फॉल इसलिए हुआ कि यहाँ पर मेजॉरिटी रोल को लाया जाए। मेजॉरिटी रोल यानी शूदर और दलित का रोल आए, यहाँ पर बहुजन समाज का रोल आए, जो 90% थे। बाकी 10% में जो भी लोग हैं वो आप अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन 75 ईयर्स की हिस्ट्री आफ्टर द इंडिपेंडेंस, आफ्टर द फॉल ऑफ हैदराबाद विटनेस है कि यहाँ पर कभी 90% यानी शूद्रों और दलितों के हाथ में हुकूमत नहीं आई, इनको पावर के करीब भी आने नहीं दिया गया। और 75 ईयर्स से यही 10% लोग हुकूमत चला रहे हैं। असेंबली पे इनका कब्जा, पार्लियामेंट पे इनका कब्जा, इंडस्ट्री पर इनका कब्जा, हर किस्म के माइंस पर इनका कब्जा, हर डिपार्टमेंट पर इन्हीं लोगों का कब्जा। और ये जो बहुजन जिनके खातिर हैदराबाद को ख़त्म किया गया, हैदराबाद स्टेट को ख़त्म किया गया, ये वही क्लर्क, वही कांस्टेबल, वही टीचर और वही लेबर क्लास के अंदर हैं। ऐसा क्यों हुआ कि 90% की कोई डिनास्टी नहीं, लेकिन 10% की न सिर्फ डिनास्टी, निज़ाम डिनास्टी ख़त्म होने के बाद इन 10% की जो डिनास्टी चल रही है अब फैमिली डिनास्टीज़ में तब्दील हो चुकी है। ये सारे इलेक्शंस और पावर को ख़रीद लेते हैं। इनके पास इतना पैसा कहाँ से आया? क्वेश्चन नंबर 10, कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरीज, रज़ाकारलू और राक्षस संगठन और ऐसी कई झूठी प्रोपेगेंडा फिल्में जो पेश की जा रही हैं। इसके अलावा कभी औरंगज़ेब पर, कभी तुगलक, खिलजी, मुग़ल पर, तो कभी महमूद गज़नवी और निज़ाम पर जितना पॉइज़न उगला जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुसलमानों को गद्दार के तौर पर पेश करके कुछ और गद्दारों को छुपाया जा रहा है? वो गद्दार कौन लोग हैं? अगेन इसके लिए आपको जानना है तो आप उन फैशिस्ट राइटर्स जो ऐसी फिल्में और ऐसे आर्टिकल लिखते हैं उनको मत पढ़िए, बल्कि आपको पढ़ना पड़ेगा रोमिला थापर, डॉक्टर राम पुनियानी, आरसी मजूमदार को, या फिर वसंत कुमार
बाबा को, इन लोगों की किताबों की रोशनी में आपको सही जवाब मिल जाएगा। इन हिस्टोरियंस के अलावा भी बहुत सारे हिस्ट्री के रिसर्च स्कॉलर्स हैं जिनकी हैदराबाद स्टेट यानी तेलंगाना पर लिखी हुई किताबें हिस्टोरिक किताबें हैं। इनकी ही रोशनी में हम एक बहुत ही शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ हैदराबाद आपके सामने रखते हैं। पहली बात तो सबको ये समझ जानी चाहिए कि हैदराबाद का इंडियन यूनियन में इंटीग्रेशन एक अल्टीमेट, एक कंपलसरी, एक लॉजिकल एंड था, जो होना ही था, ये तो हर कीमत पे होना ही था। और अगर कासिम रजवी या निज़ाम खुद भी होते तो वो कैसे गवारा करते कि इस मुल्क के जो बीच एक ऐसा देश हो जो इंडिपेंडेंट हो। इट्स वॉज नॉट पॉसिबल। 546 प्रिंसली स्टेट और भी थे जो इंडियन यूनियन में शामिल हो गए, बहुत पीसफुली हो गए, थोड़े बहुत मसाइल हुए होंगे। उसी तरीके से हैदराबाद भी इतना जो डिस्ट्रक्शन हुआ, इतना जो जेनोसाइड हुआ, इसके बगैर भी पॉसिबल था। क्योंकि कश्मीर की एक एग्जाम्पल है, कश्मीर का राजा हिंदू, मेजॉरिटी पब्लिक पूरी मुस्लिम, उसके बावजूद वो पीसफुली मर्ज हो गए इंडिया में। हैदराबाद के मर्ज में ये पॉसिबल था, ये क्लैश, ये डिस्ट्रक्शन अवॉइड किया जा सकता था, लेकिन कोई ना कोई रीज़न था जिसकी वजह से सिर्फ हैदराबाद को इंडिया में इंटीग्रेट नहीं किया गया, बल्कि मुकम्मल एक जेनोसाइड का वेल प्लान था जो काम कर रहा था। हैदराबाद को इंडिया में शामिल करना असल मकसद नहीं था, ये मकसद था, लेकिन कुछ और भी गेम था। वो गेम क्या था? वो गेम प्लेयर्स कौन थे? किस तरीके से ये प्लान एग्जीक्यूट किया गया, इसको समझने की ज़रूरत है। गेम प्लेयर नंबर 1, कांग्रेस, आर्य समाज एंड महासभा। कांग्रेस कैसे है, इसको समझने के लिए प्रोफेसर विलास करात की एक किताब है, कांग्रेस मदर ऑफ आरएसएस। अब कांग्रेस इज मदर ऑफ आरएसएस या आरएसएस इज मदर ऑफ कांग्रेस, ये एक अलग बहस है, इसको फिर कभी करेंगे। लेकिन यहाँ समझने की बात यह है कि जब 1938 में निज़ाम ने कांग्रेस को हैदराबाद में बैन कर दिया, तो उसके बाद कांग्रेस के लिए एक अंग्रेज़ों की वही पॉलिसी को अडॉप्ट करना ज़रूरी हो गया, जिसके बगैर कांग्रेस हैदराबाद में ना तो हैदराबाद में लड़ सकती थी, ना हैदराबाद को आज़ाद करवा सकती थी। और वो पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल। अब देखिए, ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कैसे आई, इसका बैकग्राउंड आपको अच्छी तरह समझना बहुत ज़रूरी है, अगर आप हैदराबाद में ये जेनोसाइड क्यों हुआ ये समझना चाहते हैं तो। 1857 की जो हिस्टोरिक वार है, तारीख़ी जंग है, जिसको जंग आज़ादी हम कहते हैं, अंग्रेज़ इसको म्यूटिनी, बगावत कहता है, उसमें मुसलमान उलमा की कमांड में सारे हिंदू, ब्राह्मण, राजपूत, सिख सारे मिल के लड़ रहे थे। महारानी झांसी बाई लड़ रही थी, मंगल पांडे लड़ रहे थे, बहुत लंबी लिस्ट है। अंग्रेज़ों ने ये रियलाइज़ कर लिया कि अगर हिंदुस्तान में रहना है, यहाँ हुकूमत करनी है, तो इन लोगों को लड़ा दो, इन शूद्रों को, इन हरिजन, क्योंकि मेजॉरिटी तो हर दौर में वही रहे हैं, इनको मुसलमानों से लड़ा दो, ताकि ये लोग गौ रक्षा, ये लोग मंदिर मस्जिद, ये लोग वंदे मातरम पे जब तक लड़ते रहेंगे, आज़ादी का स्लोगन भूल जाएंगे। तो इस काम को करने के लिए जाहिर है अंग्रेज़ को बहुत ही ऐसे ज़हीन, इंटेलिजेंट लोगों की ज़रूरत थी जो हिंदुस्तान की, भारत देश की संस्कृति को समझते हैं, हिंदू मुस्लिम की साइक को समझते हैं। सबसे पहले दयानंद सरस्वती उठता है। ये वही दयानंद सरस्वती है जिसने आर्य समाज और शुद्धि मूवमेंट को शुरू किया था। इसने एक नारा दिया गौ रक्षा का, और ये नारा दिया कि जो गौ माता को काटता है उसके हाथ काट दो। अगर उस ज़माने के पम्फलेट्स देखेंगे, गूगल पर मिल जाएंगे आपको। इसको एक हिंदू मुस्लिम इशू बनाकर 1-2 महीने के अंदर पूरे हिंदुस्तान में 14 राइट्स, वर्स्ट ब्लडी राइट्स करवाना, ऐसा तारीख में कभी भी नहीं हुआ। तो दयानंद सरस्वती ने गौ माता के ज़रिए
हिंदुस्तान की पूरी हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन को गौ माता के नाम पे डिवाइड करके लोग आज़ादी भूल गए और गौ माता को याद कर लिया। दूसरा आदमी जो उठकर आया वो था बंकिम चंद्र चटर्जी, जिसने नावल लिखी आनंद मठ। ये वंदे मातरम जिसके लिए आज हमारी मखसूस जो भगवा पार्टियां हैं जान देती हैं, ये वंदे मातरम उसी गीत में है। और वंदे मातरम एक्चुअली एक शपथ है। काली माँ के सामने बंदा शपथ लेता है कि ऐ माँ, इस दुर्गा देवी पे यानी इस धरती पर जब तक के मुसलमान और दूसरा नॉन हिंदू रहेगा, जब तक उसको ख़त्म नहीं करूँगा, अपने फैमिली, अपनी माँ, अपनी बहन की शक्ल नहीं देखूँगा। वंदे मातरम, ये वो शपथ है। और चटर्जी ने ये लिखकर जो रोड मैप दिया है मुसलमानों को ख़त्म करने का, वो रोड मैप कांग्रेस ने हैदराबाद में अप्लाई किया, आरएसएस और बीजेपी आज तक अप्लाई करते चले जा रहे हैं। तो इन दो लोगों ने जो हिंदू और मुस्लिम ताकतों को मुकम्मल डिवाइड करके आज़ादी के रास्ते से 1000-2000 किलोमीटर दूर ले जाकर जो लड़ाया, आज तक वो लड़ाने में कामयाब है। कांग्रेस ने सबसे पहला काम ये किया कि हैदराबाद के नॉर्थ बॉर्डर से आर्य समाज और महासभा, हिंदू महासभा के लोगों को इन्फिल्ट्रेट करवा कर लातूर, उस्मानाबाद, औरंगाबाद, बीड वगैरह इन तमाम इलाक़ों के अंदर अनरेस्ट पैदा करने की पूरी प्लानिंग की। मोडस ऑपरेंडी ये था कि जिस तरीके से पाकिस्तानी आतंकवादी कश्मीर में बॉर्डर क्रॉस करके इन्फिल्ट्रेट करके आते हैं, दंगा करके वापस भाग जाते हैं, एग्जैक्टली ऐसे ही ये आर्य समाजी और ये हिंदू महासभाई, जिनके साथ कांग्रेस ने महाराष्ट्र की उस वक्त ये सेंट्रल प्रोविंस कहलाता था, उसकी पुलिस और होम गार्ड्स के ट्रेन लोगों को दे दिया था। मोडस ऑपरेंडी ये बनाया कि उधर से ये लोग आएँ, रात में दलितों के और शूद्रों के, किसानों के बस्तियों में आग लगाएं, लूटें और वापस चले जाएं। लेकिन ऐसे ड्रेस में आए जो प्योर मुसलमानों का और रज़ाकारों का ड्रेस होता था। दाढ़ियाँ लगाकर, टोपियाँ पहनकर, कुर्ते पजामे पहनकर आकर ये लोग पूरी आग लगाते और चले जाते। चूँकि जो हिंदू थे वो देखते अपनी आंखों से कि ये तो मुसलमान हैं, ये तो MIM वाले हैं, ये तो रज़ाकार हैं। अगले दिन जब उनके दिलों में नफ़रत होती मुसलमानों की, ये प्लान था कि सर्कमस्टांसेस ऐसे बनाए जाएं कि हिंदू, दलित, शूद्र ये तमाम मुसलमानों से नफ़रत करें। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग यही रामानंद तीरथ कांग्रेस ने जो भेजा था, रामानंद तीरथ जो उस वक्त का मशहूर कांग्रेसी था, ये वही था जिसने नांदेड़ के बैंक को लूटा था और गांधी भवन बनाया था। और दूसरा गोडसे था, फूलचंद गांधी था। यही वो तमाम लोग थे जो तमाम डिस्ट्रक्शन के कार्रवाइयों में हिस्सा लेते थे। फिर ये लोग रातों में जलाकर दिन में आते, लोगों से हमदर्दी करते, उन लोगों को सत्याग्रह के लिए उकसाना, उन लोगों को आतंकवाद के लिए उकसाना। फिर एक और जो मोडस ऑपरेंडी था या प्लान था वो ये था कि शुद्धि तहरीक की स्पीचेस में इतनी हेट स्पीचेस हों कि इसके ऑटोमेटिक एक नेचुरल रिजल्ट के तौर पर मुसलमानों के अंदर भी ऐसे ही हेट स्पीचेस देने वाले पैदा हों। वो इस शुद्धि मूवमेंट को रोकने के लिए वो भी हिंदू धर्म पर अटैक करें, पूरा प्लान है। और ऐसा हुआ। MIM इसके बाद वजूद में आई, रज़ाकार इसके बाद वजूद में आई। हिंदू मुस्लिम वॉर करवा कर जेनोसाइड करवाना, ये असल गेम था जो कामयाब हो गया। नॉर्थ हैदराबाद में ये जितनी आग लगाई जाती, बर्बादी की जाती, अगले दिन के इंडिया के अखबारात और फॉरेन प्रेस के अंदर जो न्यूज़ बनाकर भेजी जाती, रुस्तम जी उस वक्त के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, वो गवाह हैं, उनकी राइटिंग्स भी बाकी हैं, वो भी जिंदा हैं, वो भी गवाही देते हैं कि हेडिंग्स कुछ ऐसे बनाई जाती कि हैदराबाद में हिंदुओं का जिनोसाइड शुरू हो चुका है, रज़ाकारों ने कत्ल व गारतगिरी शुरू कर दी है। अगले दिन ये न्यूज़ सारी दुनिया में फैला दी जाती ताकि बाद में हैदराबाद पर पुलिस एक्शन या मिलिट्री एक्शन को जस्टिफाई किया जा सके। कांग्रेस ने नॉर्थ बॉर्डर से तो ये सब किया। दूसरा काम ये किया कि वेस्टर्न बॉर्डर से कम्युनिस्टों के अंदर अपने लोगों को दाखिल करवाया। कम्युनिस्ट उस वक्त के पूरा जो डोमिनेट कर रहे थे आतंकवाद में, टेररिज्म में, वो इस तरह से कि वो सोशलिज्म लाना चाहते थे, वो रशिया का कम्युनिज्म यहाँ पर लाना चाहते थे। कांग्रेस ने सबसे पहला काम ये किया कि अपने लोगों को कम्युनिस्टों में शामिल करके ये अनरेस्ट जो नॉर्थ में फैल चुकी थी, अब लैंडलॉर्ड्स को ख़त्म करके ये अनरेस्ट फैलानी शुरू की। रज़ाकार आए डिफेंड करने लैंडलॉर्ड्स को, मगर दे कुडंट सर्वाइव, वो ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर सके।
एक बात जो अहम नोट करने की है वो ये है कि आंध्रा कांग्रेस में भी डोमिनेशन रेड्डी, राव, वेल्मा, कम्मा सिर्फ इसी 10% लोगों का था, और कम्युनिस्ट में भी जिन लोगों ने शुरू किया उसमें भी डोमिनेशन उन्हीं लोगों का था। तो इन लोगों का जो तालमेल था, इसकी वजह से वेस्टर्न जैसे खम्मम, आदिलाबाद, वरंगल, हनमकुंडा, इन तमाम इलाकों में अनरेस्ट को फैलाना बहुत आसान हो गया। और कांग्रेस ने एक सबसे बड़ा जो प्लान बनाया वो ये था कि हैदराबाद पुलिस और हैदराबाद आर्मी का जितना वेपन एंड एम्यूनिशन होता था वो वाया इंडिया की रूट से आता था। कांग्रेस ने वो तमाम कंसाइनमेंट्स को स्टॉप करवा दिया। एज ए रिजल्ट निज़ाम की पूरी फौज, पूरी पुलिस नाकारा हो गई। फिर इसके बाद कांग्रेस ने जितने कस्टम ऑफिसेस पर, रेलवेज में, पुलिस स्टेशन पे, रेलवे स्टेशनों के अंदर, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में जितने बॉम्ब्स एक्सप्लोड किए हैं, उसको रोकने के लिए निज़ाम की पुलिस, निज़ाम की आर्मी टोटली नाकारा हो चुकी थी। दूसरी तरफ मद्रास प्रोविंस से हथियार और हर किस्म की जो चीज़ों की सप्लाई हो रही थी, उससे कम्युनिस्टों को भी काफ़ी मदद मिल रही थी। वो भी निज़ाम को ख़त्म करने के लिए, कांग्रेस भी निज़ाम को ख़त्म करने के लिए एक साथ कोशिश कर रहे थे। कम्युनिस्टों को ये खबर नहीं थी कि ये कांग्रेस कल इनको भी उसी तरीके से ख़त्म करने जा रही है जिस तरीके से आज निज़ाम को ख़त्म कर रही है। इसका हम आगे आपको बताएंगे। जिन किताबों का हमने आपको मेंशन किया है, अगर उनको पढ़ेंगे गौर से तो पता चल जाएगा कि ये जो पूरा गेम हो रहा था, ये सिर्फ भारत देश की मोहब्बत में, प्रेम में नहीं हो रहा था। इसको हैदराबाद को इंटीग्रेट, इंडिया में इंटीग्रेट करने का खाली एक मकसद नहीं था, गेम कुछ और था, जो अब आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि ये तेलंगाना की लैंड्स पर कब्ज़ा करने के लिए और हिस्ट्री का, इतिहास में मुसलमानों का जो भी था रोल, उसको मुकम्मल तौर पर हिस्ट्री को मैनिपुलेट करने के लिए, लोगों के जहनों से वो धब्बा जो लगा हुआ था कि उन्होंने इन पर राज किया, ये मिटाने के लिए ये पूरा गेम चल रहा था। गेम प्लेयर नंबर 2, कम्युनिस्ट्स एंड आंध्रा महासभा। कम्युनिस्ट रशियन कम्युनिज्म को यहाँ पर इम्पोज करना चाहते थे। नारा वही जैसा मैंने आपको बताया कि ज़मीनों को हिंदू लैंडलॉर्ड से, तेलंगाना के लैंडलॉर्ड से छीनो और इन गरीबों में तकसीम कर दो। और इस लालच में जितने भी शूदर, ज़ाहिर के जो असल द्रविडियन हैं, जो असल इस देश के वासी हैं, वो तो ये सारे बहुजन ही हैं, वही तो आएंगे। तो वो 90% तो वही लोग थे। वो बेचारे कॉमरेड बने सिर्फ इस आस में कि उनको ज़मीनें मिलेंगी। उनको मिले क्या? उनको मिली सिर्फ गाय, बैल, बकरियां वगैरह। ज़मीनें जितनी लूटी, ज़मींदार डर के ज़मीनों को बहुत चीपेस्ट प्राइसेस में दे के अपनी जान बचा के भाग रहे थे। वो ज़मीनें ले गए पूरे आंध्रा के बड़े बड़े कम्युनिस्ट, बड़े बड़े कांग्रेसी, और इन शूद्रों को मिला ये कि चंद बकरियां और बैल। और कुछ को ज़मीन मिली, लेकिन 1951 में कम्युनिस्टों के ख़त्म हो जाने के बाद वो ज़मीनें छीन ली गई। ऑनेस्टली स्पीकिंग, कम्युनिस्ट दो तरह के थे। एक ओरिजिनल जेन्युइन कम्युनिस्ट थे जो सोशलिज्म या कम्युनिज्म के लिए वाकई अपनी जान दे सकते थे और उन्होंने जानें दी। वो ऑनेस्ट थे अपने मकसद में, वो इंडिया के दुश्मन थे। दूसरे वो लोग थे जिनको कांग्रेस ने पेनिट्रेट किया था कम्युनिस्टियों के अंदर। ये उनके साथ मिलकर लूट मार में बराबर के पार्टनर रहे थे। लेकिन जब इंडियन मिलिट्री हैदराबाद स्टेट यानी तेलंगाना में इंटर हो गई, तो ये जितने कांग्रेसी कम्युनिस्ट थे, इन्होंने हथियार फेंके, इन्होंने अपनी गन फेंकी और गांधी टोपी पहनकर कांग्रेस में घुस गए। और यही वो लोग हैं जो पहले इन्हीं लैंडलॉर्ड से प्रोटेक्शन टैक्स लेते थे। बाद में ये एमएलए बने, ये एमपी बने, ये बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स के सीईओ बना दिए गए, डायरेक्टर बना दिए गए। उसकी वजह क्या थी? जैसा आपके सामने मैंने अर्ज किया, आंध्रा के कांग्रेस में डोमिनेशन वही रेड्डी, राव, वेल्मा, कम्मा। इधर कम्युनिस्टों की भी लीडरशिप पूरी उनके हाथ में। बेचारे ये जो शूद्रा हैं, ये जो दलित हैं, हर दौर में सीधे साधे लोग सब इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उनको कम्युनिस्ट भी इस्तेमाल कर रहा है ज़मीन की लालच देकर, उनको कांग्रेस भी इस्तेमाल कर रही है मेजॉरिटी रूल के नाम पर, उनको आर्य समाज इस्तेमाल कर रही है राम राज, हिंदू राष्ट्र के नाम के ऊपर। और उसके बाद के दौर में आज भी बेचारे हमेशा से इस्तेमाल होते आए हैं। ये तो हमेशा मारे गए। चूँकि आंध्रा के ये 10%
वेल्मा कम्मा रेड्डी राव वारा की नज़र तेलंगाना पर डे वन से थी। आंध्रा के इन लोगों को किसी तरीके से तेलंगाना में पेनिट्रेट करके तेलंगाना पे कब्जा करना, ये उनका असल मकसद था। ये लीडर क्लास तो मिलियनियर बन गई, लेकिन जो कॉमरेड, जो गरीब लोगों ने इनका साथ दिया। पी सुंदरैया की इस किताब को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कल तक जो कम्युनिस्ट बड़े खुश थे मुसलमानों को ख़त्म करके, निज़ाम स्टेट को ख़त्म करके, वो जिस तरीके से ख़त्म कर दिए गए, वो भी तारीख़ में एक बहुत बड़ा जेनोसाइड है और इन लोगों को बेचारों को कुछ नहीं मिला। दोस्तों, ये हिस्ट्री की एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि एक गधे को शेर की जगह कैसे दी गई। ऐसा हुआ है। एक आदमी जो कांस्टेबल की भी कैपेबिलिटीज़, एबिलिटीज़ नहीं रखता था, उसको चीफ ऑफ आर्मी यानी कि जनरल अल-इद्रूस बना दिया गया। कि इसके झूठ की वजह से इंडिया को, सरदार पटेल को और कांग्रेस को बहुत मदद मिली। ये शख्स कहता था, मुसलसल झूठ कहता था, हमारे पास 2 लाख ट्रेन आर्मी मैन है, हमारे पास लेटेस्ट वेपन्स हैं, हमारे पास फाइटर प्लेन्स हैं, और पता नहीं क्या क्या कहता था कि हम 3 महीने तक इंडियन मिलिट्री को इंटर होने नहीं देंगे। कितने? 3 मंथ्स तक इंडियन मिलिट्री को इंटर होने नहीं देंगे। सिर्फ 3 दिन में हज़ारों फौजी सरेंडर कर चुके थे। 3 दिन में हज़ारों नौजवान गोलियां खा चुके थे इसकी झूठ की वजह से। ये सारी बातें निज़ाम की नॉलेज के बगैर नहीं हो सकती। इसी से अंदाज़ा होता है कि निज़ाम ने भी आखिरकार हाथ मिला लिया था सरदार पटेल से और कांग्रेस से। उसकी वजह ये थी कि जो गेम प्लेयर नंबर 4 जिसके बारे में अब हम बयान करने वाले हैं, उसकी वजह वही शख्स था, यानी कासिम रिजवी। MIM और कासिम रिजवी और रज़ाकारों का ब्लैकमेल इस कदर बढ़ चुका था कि निज़ाम बेबस हो चुके थे। तो गेम प्लेयर नंबर 4 आप अगर कह सकते हैं तो कासिम रिजवी था। उधर आर्य समाज धर्म के नाम पर लाखों हिंदुओं को मुसलमानों से लड़वा रही थी। इधर कासिम रिजवी जैसे लोग हज़ारों मुसलमान नौजवानों को जज्बाती करके हिंदुओं की और इंडियन मिलिट्री के सामने कर रहे थे, सिर्फ धर्म के नाम पर, जंगे बदर के नाम पर, सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम पर। कासिम रिजवी का उभरना और उधर से कांग्रेस और आर्य समाज की डोमिनेशन बढ़ना, ये पूरा वही गेम था जो दयानंद सरस्वती और बंकिम चटर्जी ने अंग्रेज़ों के ज़माने में देकर गए थे। एग्जैक्टली वही होता जा रहा था। जीत रहा कोई और था। वो जीत जो उस वक्त हिंदू को मिल रही थी या मुसलमानों को नारे तकबीर पुकार कर मिल रही थी, ये जीत नहीं थी, इनकी हार थी। कासिम रिजवी पर्सनली एक बहुत ऑनेस्ट आदमी था, डेडिकेटेड, मोस्ट सिंसियर आदमी था, कुरान को समझने वाला था, उसकी तकरीरों में जज्बा सच्चा था, 24 कैरेट गोल्ड। लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये थी कि वो जज्बाती था। वो होश से नहीं, जोश से सोचता था। उसके साथ मसला ये था कि वो सिर्फ तारीफ़ करने वालों को पसंद करता था, अपने अतराफ़ रखता था, और उसको अगर कोई अच्छा मशवरा दे, उसको कोई क्रिटिसाइज़ करे तो उसको मरवाने में भी पीछे नहीं हटता था। ये हुआ कि पहल रज़ाकारों के अंदर जितने लोग आए, बहुत शरीफ, मैन ऑफ कैरेक्टर, उसमें कई हिंदू, उसमें ताकि ब्राह्मण भी उसके अंदर शामिल हुए। MIM के आखिरी दौर तक भी वाइस प्रेसिडेंट हिंदू थे। लेकिन बाद में जब कम्युनिस्टों ने हिंदू लैंडलॉर्ड्स का जीना हराम कर दिया तो उनको डिफेंस करने के लिए ये रज़ाकार पहुंचे। और जब इन रज़ाकारों ने प्रोटेक्शन टैक्स वसूल करना शुरू किया तो ये चीज़ देखने के बाद कई हिंदू गुंडे, कई मुसलमान गुंडे सारे रज़ाकार बन गए और किसी ना किसी एक लैंडलॉर्ड का प्रोटेक्शन टैक्स लेकर वो भी अमीर बनने के ख्वाब देखने लगे। और उसके बाद रज़ाकारों के अंदर रेपिस्ट भी शामिल हुए, गुंडे भी शामिल हुए, डाकू भी शामिल हुए। कासिम रिजवी के करीब तरीन दोस्तों ने लिखा, सुक़ूत हैदराबाद में सब जगह लिखा है, हैदराबाद को कासिम रिजवी की ज़बान ले डूबी है। कासिम रिजवी को ये नहीं पता था कि कांग्रेस और सरदार पटेल को कासिम रिजवी जैसे एक ऐसे जज्बाती बेवकूफ़ इंसान की ज़रूरत है जो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया के ख़िलाफ़ तकरीरें करे, हेट स्पीचेस करे, वो स्पीचेस को पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाकर एक हिंदू को मुसलमानों से नफ़रत करने पर मेंटली तैयार करे। कासिम रिजवी की बेवकूफ़ी की वजह से इंडिया के हिंदू, अगरचे के वो मुसलमानों के हक़ में, ख़ास तौर पर तेलंगाना के हिंदू मुसलमान के हमेशा दोस्त रहे। हंड्रेड्स ऑफ ईयर से, कुली कुतुब शाह के पीरियड से लेकर आज तक मुसलमानों के साथ अगर मेजॉरिटी हिंदू नहीं होती तो मुसलमान रहता कहाँ यहाँ पर? ये वही हिंदू थे। लेकिन इनके दिलों के अंदर
कासिम रिजवी की स्पीचेस ने लोगों से सिर्फ कासिम रिजवी से नफ़रत करना नहीं सिखाया, बल्कि एक आम महल्ले के चलते फिर चलने वाले, रिक्शा वाले, घोड़े वाले, बान वाले, ये तमाम लोगों से नफ़रत करना ये कासिम रिजवी की मेहरबानी थी। और अगर फ़र्ज़ कर लें तेलंगाना के हिंदू जो हमेशा से फ्रेंडली और बहुत अच्छे लोग रहे हैं, अगर ये निज़ाम को अपना बादशाह बाकी रखने के लिए तैयार हो भी जाते, तब भी आंध्रा वाले, आंध्रा के रेड्डी, वेल्मा राव वगैरह ये हरगिज़ तैयार नहीं होते, क्योंकि उनको यहाँ हुकूमत करनी है। और एग्जैक्टली मैंने जैसा कहा कि हैदराबाद को इंडियन यूनियन में शामिल करना वॉज नॉट दी ओनली वन पर्पज़, और भी कुछ गेम था। वो गेम यही था कि तेलंगाना के अवाम बेवकूफ़ हैं। तेलंगाना के अवाम को आज तक ये समझाया गया है कि हमने तुमको आज़ादी लेकर दी है। उधर से हज़रत अमित शाह भी आते हैं, इधर से आंध्रा कांग्रेस के लीडर भी आते हैं, और इधर से सब एहसान जताते हैं, आर्य समाज वाले एहसान जताते हैं, और ऐसा एहसान जताते हैं कि तेलंगाना के मर्द नहीं थे, चूड़ियाँ पहनकर बैठे थे और इन पर जुल्म हो रहा था, बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा था, इनकी बेटियों का, इनकी माओं का रेप हो रहा था, लेकिन इन लोगों ने आकर आज़ाद कराया। ये तो तेलंगाना की एजुकेटेड क्लास की जिम्मेदारी है कि वो उठकर खड़ी हो और बताए कि हम कोई बुज़दिल नहीं थे, हमारे बाप दादा गवाह हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था जैसा तुम लोग पब्लिसिटी कर रहे हो, जैसा तुम लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हो। मुख्तसर ये है कि कासिम रिजवी की जो इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस थे, We have been attacked by India because we just wanted to live free. Hyderabad can solve the minority problem of the subcontinent if only you wish. Otherwise, we in millions will just die with honor rather than submit and die an ignoble death. कासिम रिजवी किसी के एजेंट नहीं थे, लेकिन जो एक एजेंट किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, उससे कहीं ज़्यादा नुकसान कासिम रिजवी की स्पीचेस ने पैदा कर दिया। और ये स्पीचेस की ज़रूरत थी इंडिया को, सरदार पटेल को, सबको, और उनको खूब इसने मदद की। इसी के नतीजे में पुलिस एक्शन हुआ, इसी के नतीजे में हज़ारों लोग मारे गए, हज़ारों लाखों के घर लुट गए, हज़ारों एकड़ लाखों एकड़ की ज़मीनें, क़ब्रिस्तान की ज़मीनें, मस्जिदों की ज़मीनें, दरगाहों की ज़मीनें, ये सारी की सारी चली गईं। कासिम रिजवी की जितनी स्पीचेस हैं वो इंडियन आर्काइव्स में पूरी मौजूद हैं। जो आर्या समाजियों और भगवा लोगों की स्पीचेस हैं वो पूरी की पूरी गायब कर दी गई हैं। ये इस ट्रेजेडी की वजह से कासिम रिजवी को कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। अब आइए कंक्लूजन की तरफ। अगर आज भी बहुजन समाज, मुस्लिम समाज पूरे एक हो जाएं, ये 90% से ज़्यादा हैं पूरे हिंदुस्तान में, वही 10%, वही माइनॉरिटी जिनका डीएनए भी इंडिया का नहीं है, वही हुकूमत करते रहेंगे, वही पार्लियामेंट असेंबलीज में रहेंगे, वही इंडस्ट्रीज़ में रहेंगे, बैंक्स उन्हीं के रहेंगे, सब कुछ उनका रहेगा। ये सारे गुलाम और छोटी छोटी पोजीशनों के लिए कुत्तों की तरह लड़ाया जाएगा इनको। छोटे 2-4 एमएलए की सीट के लिए हुकूमत करने वाला कोई और है। सोल्यूशन सिर्फ ये है, इत्तेहाद पैदा कीजिए, अपनी डेमोक्रेसी को बचाने, अपने संविधान को बचाने, अपनी इंटीग्रिटी को बचाने। सबसे अहम यह है कि संविधान को बचाने के लिए आप अगर नहीं उठेंगे तो आपके जो भी धर्म हैं, जो भी मसलक है, जो भी अकीदे हैं, वो इस देश को नहीं बचा सकते। आप टुकड़े होते रहेंगे, हुकूमत कोई और करता रहेगा, और ऐसे हैदराबाद बार बार होते रहेंगे। जय हिंद।